हम अगर भविष्य की तैयारी पहले से कर लेते हैं तो हमें आगे जाके जिंदगी को सरवाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसे बचाने के कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जिनको आप अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। स्पेशली जो महिलाएं इस बात में निपुण होती हैं कि उनको कहाँ कहाँ कटौती करके अपने पैसे को बचाना है। वैसे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बहनें बहुत होशियार हो गई हैं अभी, लेकिन कुछ बहनों के कमेंट आते हैं कि हमें कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिससे हम और पैसे बचा पाएं। और उन न्यूली मैरिड हैं अभी, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जब मैंने भी शुरू में घर चलाना शुरू किया था तो मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी और मुझे ये सब समझ बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन मैंने अपने बड़ों से देख कर, अपनी माँ से, अपनी सासू माँ से देख कर ये सब बहुत जल्द सीख लिया और मैंने अपने घर को अच्छी तरह से संभाल लिया। आज मुझे 14 साल हो गए हैं। 14 साल से मैं अपना घर मैनेज कर रही हूँ। 4-5 साल मुझे बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन 4-5 साल के बाद मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है। लेकिन इस मैनेजमेंट में मैं हस्बैंडों को भी एक राय जरूर देना चाहती हूँ, वो भी अपनी पत्नी का साथ जरूर दे। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो मेरी सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि सभी मेंबर मिलके अगर घर में कोई बजट प्लानिंग करके चल रहा है तो उसके साथ आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको आप थैंक यू बोलते रहिए कि आपके परिवार में ऐसा सदस्य आपको मिला है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर जो घरेलू महिलाएं उनके लिए कि आपका जो भी घर खर्च है उसको कंट्रोल में करें। जिससे मान लीजिए आपने कोई बजट बना रखा है, आप उस बजट के हिसाब से चलते हैं, फिर भी आपके पैसे नहीं बच रहे हैं, तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, अननेसेसरी खर्चे होते हैं जो हम करते हैं तो वो हमें पैसे हमारे बचने ही नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो सारे खर्चे एक डायरी में नोट करने हैं, फिर उन खर्चों को आपको रिवाइज करना है कि इसमें हमारा कौन सा फिजूल खर्च है। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि हमारी फिजूल खर्ची कैसे हो जाती है और कहाँ कहाँ होती है। अब जैसे मान लीजिए आपका दूध किसी दुकान से आता है, सुबह सुबह अगर आप दूध वाले से दूध लेते हैं, घर पर दूध देने आता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, घर पे दे के चला जाएगा तो हमारा कोई खर्चा नहीं है। इस बात को मैं अच्छे से समझती हूँ। और जब आप जैसे दुकान पर जाती हैं दूध का पैकेट लेने के लिए डेली, तो आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा वहां से जरूर खरीद कर लाती होंगी। अब वो चाहे 10 रुपए का हो या 5 रुपए का हो, मान लीजिए हम महीना अपना 10,000 में चला रहे हैं, अगर हम डेली वहां पर 10 या 20 रुपए दूध के साथ में एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो वो हमारे 20 रुपए से मंथ के 600 रुपए होते हैं, तो हमारे 10,000 से 600 रुपए एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक जो है बेफिजूल खर्ची हो जाती है। एक होती है हमारी जब मान ली हम मंडी में सब्जी लेने जाते हैं या मार्केट में किसी काम से जा रहे हैं। वैसे तो औरतों को तो कोई ज्यादा काम होता नहीं है, अगर कपड़े की शॉपिंग करनी है तो वो 1-2 महीने बाद ही करते हैं, तो उस समय जाते हैं। लेकिन सब्जी के लिए हमें अक्सर जाना पड़ता है, तो वो क्या करती हैं कि जैसे आज मान लीजिए उन्होंने आज कोई सब्जी घर में खत्म हो गई तो वो आज लेने चली गई, उधर से फिर कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा 100-50 रुपए का एक्स्ट्रा लेके आएंगी। अगर आप मान लीजिए हफ्ते में 4 बार जाती हैं तो आपके 100 रुपए पर
मतलब 100 रुपये हर राउंड में खर्च होंगे तो आपके 400 रुपये ये एक्स्ट्रा हो गए। अगर मान लीजिए आपने मार्केट के मान लीजिए 10 या 12 चक्कर लगा दिए तो 1000-1200 रुपये आपके ऐसे ही चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है, वो खर्च हमारा बजट से बाहर हो जाता है। तो ऐसे हमारी फिजूल खर्ची हो जाती है। तो जब भी आप सब्जी के लिए जाएं तो एक हफ्ते की सब्जी की शॉपिंग करके आनी ही चाहिए। मैं भी डेफिनेटली ऐसा ही करती हूँ, संडे टू संडे जाती हूँ, हर संडे को मैं सब्जी की शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि संडे के लिए संडे में थोड़ा रिलैक्स रहता है और शाम को अच्छा टाइम मिल जाता है, तो इसीलिए मैं हर संडे को सब्जी की शॉपिंग करती हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें और उस दिन भी शॉपिंग करने के बाद मुझे पता रहता है कि मैंने मेन्यू बना के रखा है कि मुझे कौन कौन सी सब्जी की शॉपिंग करनी है। मैं वही सारी सब्जियां चुन चुन के लाती हूँ और उनको धो के अच्छे से फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। ऐसे हम अपने खर्चे को कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा कि भविष्य की तैयारी भी जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वर्तमान में जीते हैं, भविष्य के लिए सोचते नहीं है। वो सोचते हैं आज कमा रहे हैं, आज खा रहे हैं, हम अच्छे से जी रहे हैं, लाइफ अच्छे से चल रही है, ऐसा सोचते हैं। बहुत से लोगों का मानना यही होता है, वो इसी तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने सुना है, कई लोगों से सुना है कि आज खाओ पियो ऐश करो, कल का क्या पता कल क्या होगा। अब क्या पता कि आपकी उम्र पूरी दी हो भगवान ने तो आप 60 साल तक या 70 साल तक जियो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमें कुछ हो जाए, कम उम्र में कुछ हो जाए, या फिर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो भविष्य की तैयारी हमें जरूर करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप इस भ्रम में जीते हैं कि आज कमा रहे हैं, आज खा रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि आप मान लीजिए 50 या 55 के बाद काम करने की उम्र नहीं रहती है। जब तक आपकी उम्र अच्छी है, आप कमा रहे हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा जरूर स्टोर करना चाहिए और वो बचत करके आपको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए जैसे वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा महंगाई दर को छूता रहे। महंगाई दर हर साल 6 से 7% बढ़ जाती है, तो आपको अपना पैसा किसी ऐसी जगह पर निवेश करना है जहां आपको 6 से 7% से एक्स्ट्रा ही रिटर्न मिले। बहुत सारी स्कीमें हैं जो पोस्ट ऑफिस में आप जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, वहां पर अपना पैसा निवेश करेंगे तो आपके भविष्य में वो पैसा बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो जो लोग वर्तमान में जी रहे हैं उनको भविष्य की तैयारी जरूर करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, घर पैसे का हिसाब रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सैलरी आती है, वो कुछ उसका हिसाब किताब रखते ही नहीं है। वो मान लीजिए 500 किसी को दे दिए, 500 इसमें खर्च करने, 1000 रुपए की ये सामान आना है, 2000 का ये सामान आना है। वो ऐसे करके सारे पैसे 10 से 15 दिन में खत्म कर देते हैं अपनी सैलरी का। और जो लास्ट में जो 15 दिन होते हैं वो बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। हर सैलरी पर्सन की यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक उनके पैसे आने को होते हैं, हर जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनकी हर किसी की पेमेंट जो है 1 तारीख को आ जाती है। तो जब 1 डेट में आती है तो उससे पहले वो तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि पैसा कहाँ खर्च करना है, वो मतलब खर्च करने की तैयारी पूरी कर लेते हैं, लेकिन उस पैसे को अच्छे से हिसाब किताब करके ये नहीं देखते कि हमें सबसे पहले कुछ पैसा अपना शेविंग में डालना है। शेविंग के बारे में सोचते ही नहीं है और वो मतलब देखते हैं कि अगले पेमेंट में से देख लेंगे और अगली पेमेंट बढ़ के आएगी उसमें से देख लेंगे, या फिर इंक्रीजमेंट होगा तब देख लेंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब आप जितनी पेमेंट आ रही है उसमें से कुछ नहीं बचा पा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ज्यादा पेमेंट आएगी तो आप पैसे बचा लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने पैसे का हिसाब किताब जरूर रखना चाहिए। टाइम टू टाइम अपने अकाउंट को मेंटेन करते रहें, जिससे आपको पता चले कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और हमने कितने मतलब जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि जब आप कार्ड से कोई सामान परचेस करते हैं तो उसमें हमारा कितना पैसा कटा
और कितना पैसे का वो सामान था, तो ये आपको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे पैसे को डिटेक्ट नहीं करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे ऐसे ही चले जाते हैं। तो आपको अपने पैसों का हिसाब किताब जरूर रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि लिखने का बहुत आलस करते हैं, उनको लिखने का मतलब जमता ही नहीं है। तो आपको आज से ही ये आदत डालनी होगी, क्योंकि आपको जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने पैसे का हिसाब किताब कैसे रखें। जब आपको ये सारा समझ में आ जाता है तब आप पैसे का हिसाब किताब रख पाएंगे। चौथा पॉइंट है मेरा कि अपने घर का एक मासिक बजट बनाएं। देखिए, मासिक बजट, ये बात भी सब बोलते हैं कि मासिक बजट बनाएं। मासिक बजट बनाने के साथ साथ हमें एक दैनिक बजट भी बनाना चाहिए। जो हमारे रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उनको भी हमें अपने उसमें जो है शामिल करना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 आ रही है, तो आप उसमें से, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने 10,000 ली है, आप उसमें से अपना 50% ही घर खर्च में लगाइए। आपकी जितनी भी सैलरी है उसमें से आप अपना 50% घर खर्च में लगाइए। सबसे पहले 20% आप अपना सेविंग में लगाइए, और जो 20% हम सेविंग में लगाते हैं उसको पहले ही डिटेक्ट कर दीजिए। जब भी आपकी वो आती है, सैलरी आती है, सबसे पहले आप 20% उसका कट कर देंगे। मान लीजिए 10,000 सैलरी है तो आप उसमें से 2,000 रुपए पर, मतलब 2,000 रुपए आते ही कट कर दीजिए। एक वो होता है ऑटोमेटिक सेविंग होती है हमारी, तो हमारे अकाउंट से कुछ पैसे ऑटोमेटिक कट जाते हैं। तो आपको ये मतलब अपने अकाउंट में लिंक करके रखना चाहिए। तो जैसे ही आपकी सैलरी आए आपके पैसे पहले ही कट जाएं। फिर आपके पास 8,000 रुपए बचेंगे, तो 8,000 में आप अपना बजट बना सकते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि एक्स्ट्रा मनी रख देंगे कि ये 1,000 रुपए हमारे घर खर्च में, मतलब एक्स्ट्रा रख देते हैं कि जैसे मान लीजिए 5,000 में हम अपना मंथ चला रहे हैं तो उसके ऊपर से 1,000 और रख देंगे। लेकिन ये 1,000 बहुत जल्दी हमारे 2,000 हो जाते हैं खर्च, क्योंकि हम जैसे बच्चों की स्टेशनरी होगी, बच्चों को कुछ लाना है, या फिर और भी अन्य खर्चे, बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं घर में कि जो पता नहीं चलते हैं और हो जाते हैं। तो ऐसे हमारा पैसा नहीं बचता है। तो इसीलिए मैंने पिछले पॉइंट में भी बताया आपको कि लिखना बहुत जरूरी है। जब आप लिखेंगे फिर उस खर्चे को रिवाइज करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा पैसा भी बहुत मायने रखता है, चाहे तो वो सेविंग में हो या वो खर्च में हो। अगर आप छोटा छोटा पैसा 10-10, 20 रुपए डेली खर्च करते रहेंगे तो मंथ में वो कब 2,000 रुपए हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर हम सोचते हैं कि पैसा तो आया पर पता नहीं कहाँ चला गया, और ऐसे सोचते ही रहते हैं लेकिन उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। अगर आपको ये पकड़ना है कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। दिमाग बहुत छोटी चीज है, दिमाग में सारी चीजें फीड नहीं हो सकती हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लिखना शुरू करिए और फिर देखिए, उसको रिवाइज करके देखिए, आपके पैसे जरूर बचेंगे, क्योंकि अगले मंथ से आप उनको कंट्रोल में कर लेंगे। जब खर्च कंट्रोल में आ जाता है तो हमें पैसे बचाना बहुत आसान हो जाता है। एक 5वां पॉइंट है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, 1 घंटा खुद के लिए जरूर निकालिए। आप चाहे सुबह में निकालिए चाहे शाम में निकालिए, 1 घंटा आपको ऐसा बिताना है कि वो आप अकेले रहकर बिताएं। उसमें योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ और दिमाग अच्छा रहता है तो हम पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, और जब पैसे कमाने के बारे में अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाते हैं तो हमें उस काम को करते हुए देर नहीं होती है। तो आपको ये जरूर करना है, 1 घंटा खुद के लिए समय जरूर निकालना है। आपको इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप शायद और भी बिजनेस आइडिया आ सकते हैं। आप कोई नौकरी करते हैं तो आप उसकी नौकरी के बारे में आगे कहीं बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आपके अंदर कोई स्किल है आप उसके बारे में सोच सकते हैं। आप फोकस कर सकते हैं अपने सारे काम पर कि मुझे कहाँ से कितना पैसा कमाना है और कहाँ से कितना पैसा मिल सकता है, इसके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। जब मेडिटेशन और योगा करते हैं ना तो हमारी बॉडी भी फिट रहती है, दिमाग एकदम रिलैक्स रहता है, माइंड में कोई भी थॉट्स, गलत थॉट्स नहीं चलते हैं। जब हमें अच्छे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं तो समझ लो कि हमारी लाइफ ट्रैक पर आ जाती है।
तो मेरे ये कुछ 5 पॉइंट्स थे। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।